हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप साइंस का क्वेश्चन 10 क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम, जो आपको बेहद ही खास है। ये जैव परिक्रम से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और जो पूछे जाएंगे पूरा निचोड़ है, चुनिंदा क्वेश्चन लिए। यहाँ आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो जैव परिक्रम बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे सभी चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड के लिए, जो आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड के लिए टॉप क्वेश्चन है। लाइव क्लास आप लोगों को शुरू होने वाला है सरल भाषा में, जो पूरी आसानी तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को। क्या है क्वेश्चन कि वह जैव परिक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह जैव परिक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा की उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है श्वसन। श्वसन लेते हैं तभी हमें ताकत मिलता है, सांस नहीं लेंगे ताकत नहीं मिलेगा, ऊर्जा इसी से मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम जो है वह कहाँ पाया जाता है, ये सवाल है। क्या पित्ताशय में, आग्नेयाशय रस में, आंतररस में, जठरस में? तो ट्रिप्सन नामक जो एंजाइम पाया जाता है वह आग्नेयाशय रस में ही पाया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी याद करते चलेंगे, जिनको याद है बहुत अच्छा। अगला सवाल है, सजीव में निम्न में कौन जैव परिक्रम पाए जाते हैं? जो सजीव होते हैं वो जैव परिक्रम कौन से पाए जाते हैं? कौन जैव परिक्रम पाया जाता है? क्या श्वसन होता है उनमें, क्या पोषण होता है, क्या उनमें जनन होता है, या इनमें से सभी? तो ये तो लगभग 190% विद्यार्थियों को पता होगा कि जो भी सजीव होंगे उनमें श्वसन की क्रिया होगा, पोषण की क्रिया होगा, जनन की क्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होगा कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है वो अपना जो भोजन ग्रहण करता है वो किससे करता है? क्या दांत द्वारा करता है, भोजन रसधानी द्वारा करता है, केंद्रक द्वारा करता है, या कुटपाथ द्वारा करता है? तो अमीबा का भोजन जो होता है वो कुटपाथ के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम हो गया या अमीबा हो गया, कैसे जीव है? तो एक कोशिकीय है। अब एग्जाम में आ जाता है कि पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो याद रखेंगे, अमीबा हो या पैरामीशियम हो, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्या स्वपोषण होता है, मृत जीवी होता है, परजीवी होता है, प्राणीसम होते हैं? याद रखेंगे कि अमीबा हो या पैरामीशियम हो, इसमें क्या होते हैं? तो प्राणीसम पोषण पाया जाता है विधि। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। एंजाइम में भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है ये पूछा गया आपसे। क्या पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा में, ग्लूकोज में? राइट आंसर बताना है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है भोजन में प्रोटीन को बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ए आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जो भी चैनल पहले बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितना होती है? 3 होती है। अगला सवाल है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को। सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ट्रैकिया यानी गला वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? ये होते हैं उपस्थित वलय के अपूर्ण वलय होते हैं। उपस्थित मतलब हड्डी होता है, हड्डियों के बने अपूर्ण वलय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है? बेहद ही खास क्वेश्चन। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य जो सांस लेता है तो सांस जो विभिन्न भागों में जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? श्वसन वर्णक कौन है इनमें? ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ करके लेकर के जाता है। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कीटों में प्रमुख श्वसन होते हैं। कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो श्वसन किस माध्यम से करते हैं? क्या गिल्स होता है उसमें? क्या फेफड़ा होता है? ट्रैकिया होता है? गिल्स कोस्ट होता है? क्या होता है? 12 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे कीटों में प्रमुख श्वसन अंग जो होता है ट्रैकिया होता है, मनुष्य में फेफड़ा होता है, मछली में गिल्स होता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा कि कीटों के प्रमुख श्वसन अंग ट्रैकिया होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन है ना, निम्नलिखित में कौन यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सर्वोत्तम वाहक है? ध्यान समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है, कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है? तो ये वाहक होता है एटीपी, ऊर्जा वाहक होता है। कितना? एटीपी। अभी जस्ट पढ़ के गए थे कि एटीपी में कितने फास्फेट की संख्या होती है? तो 3 होती है। अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं में श्वसन से निम्नलिखित में से किस तरह से भिन्न है? पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, मनुष्य भी सांस लेता है, जीव जंतु सांस लेते हैं, तो कैसे भिन्न है? ऑप्शन जरा देख लेते हैं कि पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। अगला, पौधे में जंतुओं की तरह श्वसन जैसे गैसों का परिवहन नहीं होता है। अगला, जंतु में पौधे की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। इनमें से सभी क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, 14 नंबर सवाल का आंसर बताना। तो देखेंगे पौधे में और जंतु में श्वसन किस प्रकार से भिन्न है। तो पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अब देखें कि पेड़ पौधे में कभी कभी पत्ता ना रहता है, फिर भी पेड़ पौधे नहीं सूखते, यानी उनमें श्वसन क्रिया कहीं ना कहीं जड़ के माध्यम, तना के माध्यम से होता है। आंसर हो गया। पौधे में जंतुओं की तरह श्वसन दर गैसों का परिवहन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन उसमें पत्तियों के माध्यम से, तना के माध्यम से, यानी विभिन्न भागों से होता है, जंतुओं की तरह नहीं होता है। जंतुओं में पौधे की अपेक्षा श्वसन दर तेजी से होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, पौधों की अपेक्षा बहुत तेजी से हम लोगों में श्वसन होता है। इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? और आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ की परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि पौधे में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ करता है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन फ्लोएम जो होते हैं वो ऊपर नीचे दोनों की ओर होते हैं। तो यहाँ पे है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? तो अभी हम जस्ट आप लोग बता के जा चुके हैं, ऊपर और नीचे दोनों होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? अभी जस्ट हम चर्चा करके गए, फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए तो किसके लिए? तो जल का वहन करता है जाइलम, जल का वहन करता है जाइलम। अगला सवाल है निश्वासन द्वारा निकली वायु होती है। निश्वासन द्वारा निकली वायु होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ते हैं उसको निश्वास बोलते हैं। उसके द्वारा कौन सा वायु निकलता है? तो बिल्कुल सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि युगलीना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? किसमें? युगलीना में। तो युगलीना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो उत्तरदायी होती है? ये उत्तरदायी होती है विसरण। कौन सा? विसरण। किसके लिए? पदार्थों के परिवहन के लिए। चलिए 19 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल का संवहन करता है? अभी जस्ट इस पर चर्चा करके जा रहे हैं। क्वेश्चन को देख रही कितना घुमा घुमा के पूछा जाता है कि पौधों में जल का संवहन उत्तक है, यानी कौन है जल का कौन लेकर के जाता है? तो अब जान गए कि जाइलम जो होता है जल का वहन करता है नीचे से ऊपर की ओर। अगला सवाल है शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, श्वसन गैसों का परिवहन करना, रक्त के जमने में सहायता करना या उत्सर्जन? राइट आंसर बताना 20 का। ठीक है, तो ये होता है कि शरीर में रक्त पट्टिकाणु जो होते हैं वो रक्त के जमने में सहायता प्रदान करते हैं, रक्त पट्टिकाणु। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल क्या है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है कहाँ से होता है? यानी भोजन का पचना शुरू कहाँ से हो जाता है? ये भोजन का पचना जो शुरू हो जाता है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही लार मिलता है भोजन कमजोर होना शुरू हो जाता है। दंत अस्थिया का कारण क्या है?
दंत जो है अति क्षय, क्षय मतलब क्या होता है, नुकसान होना, ठीक है, टूटना, कमजोर होना। तो दांत को कमजोर होने का मूल कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, या इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए सिंपल सी बात है कि मीठा चीज ज़्यादा खाएंगे तो दांत में लग रहा है बैक्टीरिया बनेंगे, दांतों की सफाई ना करेंगे तो भी दांत खराब होगा, बैक्टीरिया द्वारा अम्लों का निर्माण होगा तो भी जाके दांत खराब होगा। इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ध्यान समझेंगे, उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी समझ सकते हैं कि जो शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या फेफड़ा है, यकृत है, अग्न्याशय है, वृक्क है? राइट आंसर बताना 23 का। तो ध्यान देंगे फेफड़ा के माध्यम से CO2 बाहर निकलता है तो उत्सर्जी अंग है। यकृत से भी निकलते हैं, ठीक है, मूत्र वगैरह जो बनते रहते निकलते रहते हैं। वृक्क के द्वारा शुक्राणु वगैरह निकलते रहते हैं। क्या आग्नेयाशय जो है वो उत्सर्जी अंग के रूप में नहीं आता है, वो अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को कहा जाता है? रक्त जो होता है, खून, ब्लड जिसको बोलते हैं, हल्का कर कट जाता है कहीं कहीं तो पंछा जिसको हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में, निकलता है जिससे खून जमने लगता है, ठीक है। तो रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव कहलाते हैं वो क्या कहलाता है, ठीक है। आखिर होता क्या है? तो वो होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, फुफ्फुंस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है? फुफ्फुंस शिराएं, फुफ्फुंस धमनी, फुफ्फुंस शिराएं, ठीक है। चार हम लोग में वैसे बोला जाता है कि मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं, दायां बायां लीन, दायां बायां नीले होते हैं। तो फुफ्फुंस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है? कहाँ खुलती है? ये खुलती है आपको बायां आलिंद में। कहाँ खुलती है? बायां आलिंद में खुलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप मापने यानी ब्लड प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप, याद रखेंगे। वह भी सभी के सभी खास हैं। चलिए अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए, आप लोग को बेहद ही खास तरीके से साइंस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है जैव प्रक्रम कौन सा हिस्सा है? तो ये है उत्सर्जन का हिस्सा है। क्या है? उत्सर्जन का हिस्सा है। चलिए 28 नंबर सवाल, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है यकृत से। कहाँ से? यकृत से। यकृत द्वारा अलग छाट दिया जाता है, वहाँ से प्रवेश करती है। किसमें? रक्त में। अगला सवाल है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी पौधे के द्वारा क्या उत्सर्जन होता है? क्या गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है? इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। पौधे के उत्सर्जन भाग होते हैं यानी पदार्थ होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का यानी रेजिन जो होता है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? यानी रेजिन कौन से पौधों से निकलता है, ठीक है। क्या बबूल से, कनेर से, पीपल से या चिड़ से? राइट आंसर बताना है। तो रेजिन जो होते हैं चिड़ के पौधे से प्राप्त होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ होता है। चिड़ के पौधे से रेजिन जो निकलता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास पहले चैप्टर का। इसका पार्ट 2 वीडियो में पहले चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए और जो पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।